तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन थ्रिलर सीरीज पर जिसका नाम है रीचर। ये सीरीज Amazon प्राइम पर अवेलेबल है एंड इसके सीजन 1 में कुल 8 एपिसोड्स हैं एंड इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही शानदार है। सीजन 2 भी हाल ही में रिलीज हुआ है एंड उसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं जिन्हें भी हम आने वाले समय में कवर करेंगे। ये कहानी है एक एक्स मिलिट्री मेजर की जो एक छोटे से शहर में जाता है और उस पे इल्जाम लगता है एक मर्डर का। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके पीछे 3 व्हाइट सूट पहने हुए लोग पड़े हुए थे। एक बंदा उस भागते हुए आदमी के सर में 2 गोलियां मारता है जिससे उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। बट स्टिल उन सूट पहने लोगों में से एक सेकंड जो बंदा था वो उस मरे हुए आदमी पे लातों से वार करता है एंड तीसरा सूट पहना हुआ आदमी उस लाश को एक कार्डबोर्ड से ढक के वहां से ये लोग भाग जाते हैं। अब ये जो जुर्म हुआ था वो मार्ग्रेव नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था जो जॉर्जिया में स्थित था। अब अगले सीन में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को यानी कि रीचर को देख पाते हैं जो ग्रेहाउंड बस से उतर के मार्ग्रेव में एंट्री लेता है, उसी शहर में जहां पर पिछली रात को 12 बजे एक आदमी को मारा गया था। अब रीचर एक जगह पर खाना ऑर्डर करता है पर जब तक वो खाना खा पाता उसे अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर ए मर्डर। रीचर को जिप टाई करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है बिकॉज उसके साइज की हथकड़ी इनके पास नहीं थी। पुलिस स्टेशन में रीचर की मुलाकात होती है रॉस्को से जो रीचर को उसकी डिटेल्स पूछती है बट वो शांत था। तो एक ऑफिसर बोलता है कि इसके पास से एक पासपोर्ट मिला है, इसका नाम जैक रीचर है और इसके पास एक पुराना फ्रेंच वॉर मेडल है एंड $212। देन रिचर से पूछताछ करने के लिए चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर फिनले आता है एंड उसे बताता है कि तुम्हें अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली रात 12 बजे एक आदमी का खून हुआ था, उसे पीटा गया था एंड उसकी बॉडी को एक कार्डबोर्ड से ढक दिया गया एंड किसी शख्स ने तुम्हें सुबह उसी जगह से जाते हुए देखा जहां पर लाश मिली थी, तो तुम एक सस्पेक्ट हो। मीनवाइल रॉस्को रीचर का बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश करती है बट रीचर की कोई भी ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं थी, ना तो उसने कभी लोन लिया था, ना तो उसका घर है और ना ही कोई ऑनलाइन प्रेजेंस। उसका होने का सिर्फ एक ही सबूत है और वो खुद जो कि उनकी हिरासत में है। मानो ये बंदा जैसे एक घोस्ट हो। यहाँ रीचर फर्स्ट टाइम अपना मुंह खोलता है और चीफ डिटेक्टिव फिनले को बताता है कि ये खून उसने नहीं किया, इसे 3 लोगों ने मारा है। फिनले कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसे 3 लोगों ने मारा है। तो रीचर जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और एक गुड एनालाइजर भी था वो एग्जैक्टली बता देता है कि कैसे 3 लोगों ने इसे मारा होगा। जैसे कि पहले बंदे ने उस पे गोलियां चलाई होंगी यानी कि उसके पास हथियारों की अच्छी नॉलेज है। देन दूसरा बंदा जो उसके साथ होगा वो सन की होगा और इसीलिए उस सन की बंदे ने मरने के बाद भी उस शख्स को मारा। और तीसरा जो बंदा था वो पैनिक होने के कारण लाश को सिर्फ कार्डबोर्ड से ढक के वहां से भाग गया। देन फिनले बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर बस से सुबह आए हो तो तुम बेकसूर हो जाओगे बट उस बस कंपनी से पता करना पड़ेगा और बस की फुटेज निकालनी पड़ेगी और तब तक तुम्हें यहीं पर रखा जाएगा। अल्सो गाइज पुलिस को उस लाश के जूतों से एक फोन नंबर मिला था जो हबल नाम के एक बैंकर का था जो मार्ग्रेव में ही रहता था। अब केस को सॉल्व करने के लिए फिनले एंड रॉस्को हबल के घर पर जाते हैं जो एक सीधा साधा आदमी था बट वो अपने घर के बाहर एक ब्लैक गाड़ी को खड़ा देखता है और डर के मारे ये झूठ बोल देता है कि वही खूनी है और उसी ने वो कल रात को खून किया है। अब फिनले जानता था कि हबल किसी से डर के ये बोल रहा है बट फिलहाल के लिए हबल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है एंड रीचर के साथ सेल में उसे रखते हैं। फिनले रीचर को बाहर निकाल के उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। रीचर बोलता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो रिटायरमेंट के बाद जहाँ चाहे वहां घूमता है और यहाँ मार्ग्रेव में ब्लूज की हिस्ट्री है ये उसने सुना था और इसीलिए वो यहाँ पर आया बिकॉज उसे ब्लूज के गाने बहुत ज्यादा पसंद है। देन फिनले बोलता है कि तुम शायद बेकसूर हो और हबल ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसे शक है कि शायद रीचर उससे मिला हुआ है। अल्सो गाइज जब ये दोनों बात कर रहे थे तो रीचर फिनले का हुलिया देख के ही ये पता लगा लेता है कि फिनले जो है वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है और किसी बॉस्टन जैसे बड़े से शहर में पुलिस की नौकरी करके वो रिटायर हो चुका है और उसके पास तकरीबन 20 साल की पेंशन है। अल्सो उसका उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है एंड अब वो सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश कर रहा है बिकॉज उसके कपड़ों से सिगरेट की हल्की बू आ रही थी। और ये सुन के फिनले शॉक हो जाता है कि कोई इतना एनालाइज कैसे कर सकता है। देन फिनले ये फैसला करता है कि जब तक कुछ पता नहीं चल जाता रीचर एंड हबल को एक्चुअल जेल में रखा जाएगा और रात को इन्हें जेल ले जाया जाता है जहाँ पे ऑफिसर स्पाइवी था जो इन्हें एक अंधेरी जगह में लॉक करता है
और सुबह होते ही जब रीचर बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें उम्र कैद वाले गुनहगारों के साथ सेक्शन में रखा गया है। यानी कि जो रात को ऑफिसर स्पाइवी था वो दुश्मन से मिला हुआ था एंड इन्हें यहाँ पर मरवाने का प्लान हुआ है, वो भी इसी सेल में। एट स्टार्ट तो कुछ लोकल जेल के बंदे थे जो इनका सामान चोरी करने के लिए इनके पास आते हैं, जिन्हें रिचर मार के भगा देता है। और जब ये दोनों ग्राउंड में जाते हैं तब हबल रिचर को बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जुर्म सिर्फ इसीलिए कबूल किया क्योंकि मुझसे एक जबरदस्ती गैरकानूनी काम करवाया जा रहा है, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो लोग मुझे दीवार पे कील से टांग देंगे और तड़पा तड़पा के अपने परिवार वालों के सामने मारेंगे एंड उसके मरने के बाद उसके परिवार के साथ भी यही होगा। अब ये वो बता ही रहा था कि रिचर देखता है कि वो लोग आ चुके हैं जो इन दोनों को इस जेल में मारने वाले हैं। यानी कि गाइस किसी ने इन दोनों को इस जेल में मारने के पैसे दिए थे। तो रिचर वॉशरूम जाता है और जैसे ही ये लोग वहां पर आते हैं रिचर सबकी एक एक करके अच्छे से धुलाई कर देता है। सुन कुछ ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस वाले सेक्शन में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरे वाले सेक्शन में रखा जाना था। तो ये सुन के रिचर को कंफर्म हो जाता है कि ये उस ऑफिसर स्पाइवी का ही काम था जो दुश्मन से पैसे लेके मिला हुआ है। सुन रॉस्को को बस कंपनी की फुटेज से पता चल जाता है कि रिचर खून होने के 7 घंटे बाद इस शहर में आया है, तो वो उसे छुड़ा लेती है एंड हबल को भी बेल पर निकाला जाता है। अब रिचर यहाँ पर बेकसूर था तो वो इस शहर से जाना चाहता था, पर रॉस्को उसे डिनर डेट पे शाम को इनवाइट करती है तो रिचर रुक जाता है। अल्सो रॉस्को ने रिचर की हिस्ट्री पता की थी जिसमें रिचर एक मिलिट्री स्पेशल यूनिट का हेड था और उसने 150 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व की थी। प्लस वो अलग अलग देशों में भी यूएस के लिए बहुत ऑपरेशंस कर चुका था और उसके पास कई सारे मेडल्स भी थे। रिचर इस छोटे से शहर में अब फेमस हो गया था एंड लोग स्टिल इसे खूनी और खतरनाक समझ रहे थे और उसे घूर रहे थे। रिचर एक बार्बर शॉप में जाता है जिस बार्बर का नाम था मॉजली और ये दोनों ब्लूज के गानों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पे उस शहर को चला रहे एक बड़े आदमी मिस्टर काइलर का बेटा आ जाता है जो कि काइलर इंडस्ट्री का नया वारिस था और इस बंदे का नाम था केजे जिसका एक नशेड़ी भाई भी था। और ये लोग बेसिकली रिचर को धमकी देने आए थे कि ये उनका शहर है और तुम पर हमारी हमेशा नजर रहेगी। अब गाइज इस काइलर इंडस्ट्रीज का मालिक मिस्टर काइलर एंड उसके बेटे केजे को आप लोग याद रखना। सून शेव करके रिचर रॉस्को को जाके मिलता है, पर यहाँ पे उसे पता चलता है कि एक और लाश मिली है जो शायद पहले वाले मरे हुए आदमी का दोस्त था और उसे भी सेम तरीके से मारा गया है। अब रिचर भी फिनले एंड रॉस्को के साथ एटॉप्सी सेंटर जाता है तो वहां डॉक्टर दूसरे लाश के एटॉप्सी के लिए टाइम लगने की बात करता है, पर वो एक अजीब सी बात रिवील करता है कि पहले वाला आदमी जो मरा था उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल रही। उसने अपने दांतों का इलाज दुनिया के अलग अलग जगह पे किया था, उसकी उंगलियों के निशान भी नहीं मिले बिकॉज उसे डर्मेटाइटिस था और उसकी उंगलियों की चमड़ी खराब हो गई थी। अब ये सुन के रिचर को थोड़ा सा शक होता है और वो बोलता है कि उसे लाश देखनी है। और जब वो उस लाश को पहली बार देखता है वो बिल्कुल शॉक था बिकॉज वो बॉडी किसी और की नहीं जो रिचर की थी, यानी कि जैक रिचर का सगा बड़ा भाई। रिचर के पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा भाई था और उससे उसकी कई साल तक बात नहीं हुई थी और वो रैंडमली उसे इस छोटे से शहर में मरा हुआ मिलता है। यानी रिचर समझ जाता है कि उसका भाई यहाँ पर कोई बड़े से चीज का पर्दाफाश करने आया था बिकॉज वो भी सीक्रेट सर्विस में काम करता था। तो रिचर इसी शहर में रुक के अपने भाई के मौत का राज जानने की ठान लेता है और किलर को ढूंढ के उसे जान से मारने की बात करता है। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और रिचर पुलिस स्टेशन पहुंच के गुस्से में हबल के घर जाने लगता है ताकि उसे धमका के वो ये पता लगा सके कि वो किसके लिए काम करता है। अब वो पैदल जा रहा था तो फिनले रॉस्को को उसका पीछा करने के लिए लगा देता है और रॉस्को का काम था कि रिचर कुछ गलत काम ना कर दे। अब वो रिचर का पीछा कर रही होती है तो रिचर अचानक से उसके कार के सामने आ जाता है एंड उसका पीछा ना करने को कहता है। तो रॉस्को बोलती है कि हम लोग साथ में हबल के घर चलते हैं। जैसे ही ये दोनों हबल के घर जाते हैं वो घर पे नहीं था, उसकी बीवी उनसे बात करती है एंड रिचर को थैंक्स कहती है क्योंकि रिचर ने हबल की जेल में बहुत मदद की थी। देन वो बोलती है कि उसका पति एक शरीफ आदमी है और उसके पति ने रिचर के भाई को नहीं मारा, बट रिचर बस ये जानना चाहता था कि उसके भाई की लाश जो मिली थी उसके जूतों में हबल का नंबर क्यों था।
पर इस बारे में हबल की वाइफ कुछ नहीं जानती थी। तो रिचर बाथरूम जाने के बहाने से हबल के अलमारी को चेक करता है तो उसे उसके जूतों में से एक कांटे का टुकड़ा मिलता है, जो एक अजीब बात थी। बिकॉज बैंक जाने वाले आदमी के जूते गंदे क्यों होंगे एंड उसके ऊपर कांटे क्यों लगे होंगे। इसके बाद रॉस्को एंड रिचर उस जगह पर जाते हैं जहां पर रिचर का भाई मरा था, ताकि वो लोग ये चेक कर सके कि कहीं ये कांटा उस जगह से तो नहीं। पर वहां उन्हें एक भी उस कांटे का पौधा नहीं मिलता है। रात काफी हो चुकी थी तो रिचर एक मोटेल में जाके रुकता है एंड रॉस्को स्टिल उस पर नजर रख रही थी। अब यहाँ पे रिचर शांति से अपने कमरे में जा रहा था, तभी काइलर इंडस्ट्रीज का जो जूनियर काइलर था उसने कुछ बंदे भेजे थे रिचर को मारने के लिए, ताकि रिचर उस शहर को छोड़ के चला जाए। बट रिचर सबको मार के अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही 3 व्हाइट सूट पहने हुए आदमी चीफ पुलिस ऑफिसर मॉरिस के घर में जा रहे थे। अब गाइज, आप लोग मॉरिस एंड फिनले में कंफ्यूज मत होना। मॉरिस चीफ ऑफ पुलिस है एंड फिनले जो है वो चीफ डिटेक्टिव है। अगले दिन जब रिचर अपने मोटेल से बाहर निकल के पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि चीफ ऑफ पुलिस की यानी कि मॉरिस की मौत हो गई है एंड उसे कील से टांग के बड़े ही बेरहमी से मारा गया है। ऑल्सो उसके वाइफ का भी गला काट के उसे भी बेरहमी से मारा गया है। अब रिचर बोलता है कि ये उन्हीं लोगों का काम है जिसने उसके भाई को मारा, बिकॉज उन लोगों ने हबल को भी इसी तरीके से मारने की धमकी दी थी। उन लोगों ने हबल को कहा था कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हें कील से लटका के बेरहमी से मार दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार के साथ भी यही हाल होगा। और रिचर को यहाँ पर शक होता है कि चीफ ऑफ पुलिस भी उन किलर्स के साथ मिला हुआ था और जब मॉरिस का काम हो गया तो उन लोगों ने उसे मार दिया। ऑल्सो रिचर के एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ रॉस्को एंड फिनले को छोड़ के डिपार्टमेंट का हर बंदा किलर से मिला हुआ है। चीफ ऑफ पुलिस मारा गया था, इसीलिए टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई गई थी एंड टिल नाम का एक बंदा था जो उस शहर का मेयर था एंड काइलर इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर काइलर का वो चमचा था। तो उस मेयर ने अपनी पावर का यूज करके खुद को चीफ ऑफ पुलिस बना दिया था। टाउन हॉल मीट के बाद मेयर जो नया चीफ बना था वो फिनले को केस से भटकाने के लिए बोलता है कि शायद लेट चीफ मॉरिस को उसने किसी पकड़े हुए पुराने क्रिमिनल ने मारा होगा, तो तुम उसकी जांच करो। फिनले कुछ समझाने की कोशिश करता है पर मेयर उसकी बात नहीं सुनता और फिनले को बोलता है कि पुराने क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाओ जिन्हें मॉरिस ने पकड़ा था। अब जैसे ही रिचर को ये बात पता चलती है सब लोग कंफर्म थे कि मेयर एंड काइलर का इसमें कुछ ना कुछ हाथ तो है। बट टाउन में सिर्फ 1700 लोग थे एंड सभी लोग मिस्टर काइलर को भगवान की तरह मानते थे बिकॉज उसने शहर की तरक्की की थी। तो ये लोग डायरेक्टली मेयर एंड मिस्टर काइलर को कुछ नहीं कह सकते थे। ऑल्सो रिचर का मानना था कि हबल को शायद अब तक मार दिया गया होगा बिकॉज वो काफी टाइम से लापता था। यानी अब तक इस पूरे टाउन में 5 लोग मारे जा चुके थे। रिचर का भाई, उसका दोस्त चीफ ऑफ पुलिस मॉरिस की वाइफ एंड अब शायद हबल भी। अब हबल की वाइफ एंड उसके बच्चों की जान को भी खतरा था। तो फिनले अपने एक FBI के दोस्त को बुला लेता है जो कि उन्हें प्रोटेक्शन देने वाला था। उन्हें शहर से बाहर छुपा दिया जाता है। अब गाइज, आप लोग इस FBI एजेंट को याद रखना। हबल का घर अब खाली था एंड रिचर को हबल के वाइफ से परमिशन मिल गई थी कि वो घर में पार्क की हुई कार्स को यूज कर सकता है और जरूरी घर के सामान को भी यूज कर सकता है। तो रिचर हबल की एक कार लेके ऑफिसर स्पाइवी से बात करने के लिए जाता है। वही स्पाइवी जिसने रिचर और हबल को शुरुआत में गलत जेल में डाला था। और जब ये लोग मिलते हैं यहाँ पर रिचर को कंफर्म हो जाता है कि स्पाइवी एक ट्रेटर है। असल में स्पाइवी ने कुछ लोगों की मदद से रिचर को पकड़ने का प्लान बना लिया था ताकि वो लोग रिचर को उसके बॉस के पास ले जा सके या तो कहीं पर जाकर मरवा सके। पर रिचर सारे आदमियों को मार के वहां से बच के भाग जाता है एंड अगेन पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहां पर अगेन वो एनालाइज करके ये बताता है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया वो लोग भी साउथ अमेरिकन एक्स मिलिट्री के लोग थे जिनकी फाइटिंग स्टाइल अलग थी और वो लोग काफी ट्रेंड एंड ताकतवर थे। यानी दुश्मन की पहुंच ऊपर तक थी और उसके पास काफी ज्यादा पैसा था जो एक्स मिलिट्री वालों को हायर कर रहा था। अब रॉस्को रिचर को फर्स्ट एड देती है और ये दोनों डेट पर जाने का प्लान करते हैं। रिचर रॉस्को के साथ शहर के बाहर एक बार में जाता है जहाँ पे पार्टी करके ये लोग वापस शहर में आ रहे थे। पर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा था तो रास्ता बंद होने के कारण ये लोग एक मोटेल में रुक जाते हैं। और अगले दिन जब ये लोग मार्गरेव में वापस आते हैं तो रॉस्को देखती है कि उसके घर में कल रात को कुछ लोग घुस आए थे पर लकीली वो घर में नहीं थी और इसीलिए किलर्स ने दरवाजे के पीछे धमकी लिखी थी, सी यू सून।
यानी अगला टारगेट किलर का रॉस्को थी। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे रॉस्को बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने जो घर मेहनत से बनाया था उसे कुछ लोगों ने खराब कर दिया था। तो रॉस्को रीचर को एक गन देती है बिकॉज अब इन्हें कभी भी वेपन्स की जरूरत पड़ सकती थी। पर वो रीचर को ये भी बोलती है कि शहर में सबको पता है कि ये डेजर्ट ईगल गन मेरे पास है, तो कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कर देना। ऑल्सो अब से रॉस्को एक अलग जगह पे शिफ्ट होने वाली थी फॉर सम टाइम, क्योंकि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक उसकी जान को खतरा था। दोनों भी इसके बाद मुर्दा घर जाते हैं और फिनले वहां पर पहले से ही मौजूद था। और यहाँ पे इन्हें जो रीचर यानी रीचर के भाई के दोस्त की डिटेल्स मिल गई थी जिसे भी मारा गया था। उस मरे हुए दूसरे शख्स का नाम था पीट जॉबलिन और वो एक ट्रक ड्राइवर था और एक बार कुछ साल पहले उस पे मारपीट का आरोप लगा था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। तो किसी बड़े से फर्म के वकील ने उसकी बेल कराई थी जिस फर्म का नाम था जैगरिस एलएलपी और ये एक काफी बड़ी फर्म थी। एंड एक ट्रक ड्राइवर अपने बेल के लिए इतने महंगे वकील एंड फर्म को क्यों हायर करेगा, यानी कि इसके पीछे कोई बड़े शख्स का हाथ था। देन जब ये लोग मुर्दा घर से निकल रहे थे तो रॉस्को को सीक्रेट सर्विस से कॉल आता है और उसे कॉल मॉली बेथ ने किया था जो कि जो रिचर की गर्लफ्रेंड एंड कलीग थी। उसे जब रॉस्को बताती है कि जो रिचर मर चुका है वो रोने लगती है। देन रिचर के पूछने पे वो बताती है कि जो अकेला ही एक सीक्रेट केस पे काम कर रहा था जो शायद जालसाजी यानी कि फेक नोट छापने वाले केस पे काम कर रहा था। तो रिचर बोलता है कि तुम वो जिस केस पे काम कर रहा था उस केस की फाइल को प्रिंट करके ऑफलाइन हमें देने आओ, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमें सपोर्ट कर रही हो। और मॉलीबेथ मान जाती है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग 3 अलग जगह पे जाएंगे। फिनले जाएगा ऑफिसर स्पाइवी के घर पे जो इस शहर के बाहर रहता था और वहां पे उससे वो पूछताछ करेगा कि वो किसके लिए काम करता है और उसने रिचर एंड हबल को उम्र कैद वाले जेल में क्यों शिफ्ट किया। रिचर जाएगा उस फर्म में जिसका नाम जैगरिस एलएलपी था, जिस फर्म के लॉयर ने जो रिचर के दोस्त यानी कि पीट जॉबलिन को बेल पे छुड़ाया था। एंड रॉस्को पुलिस स्टेशन जाएगी और मेयर यानी कि उस न्यू चीफ ऑफ पुलिस को गुमराह करके ये बताएगी कि वो काम कर रही है एक्स चीफ ऑफ पुलिस के हथियारों को ढूंढने का। और वो मेयर को ये भी बताएगी कि वो उसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है और वो पुराने क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है जिन्हें एक्स चीफ ऑफ पुलिस ने पकड़ा था। फिनले जब स्पाइवी के घर पे जाता है वो घर पे नहीं था, तो वो घर में घुस के चेक करने लगता है। तो पड़ोसी को लगता है कि स्पाइवी के घर में चोर घुसा है, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देती है। तब तक फिनले को पता चलता है कि स्पाइवी ने गायब होने से पहले काइलर इंडस्ट्रीज में काफी बार कॉल किया था। जब तक फिनले उस घर की पूरी तरीके से तलाशी ले पाता तब तक वहां पे पुलिस आ जाती है। एंड ये दूसरा शहर होने के कारण वो फिनले को नहीं पहचान पाते कि फिनले भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसे मार के अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ रिचर उस फर्म में जाता है और वहां के मैनेजर को धमका के उससे वो लिस्ट निकलवाता है कि किसके कहने पे पिट को बेल पे निकलवाया गया था और उसके पीछे किस बड़े शख्स का हाथ है। तो जैसे ही रिचर उस लिस्ट को चेक करता है तो नाम अगेन काइलर इंडस्ट्रीज का ही आता है। एंड रॉस्को भी मेयर को गुमराह कर देती है एंड दूसरे शहर जाके फिनले को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के तीनों भी अगेन लंच पे एक जगह पे मिलते हैं। और यहाँ पे सारे सबूत इशारा कर रहे थे काइलर इंडस्ट्रीज पे, यानी कि स्पाइवी को भी हायर किया था काइलर इंडस्ट्रीज ने और पीट जॉबलिन को भी बेल दिलवाई गई थी काइलर इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो रिचर एंड फिनले जाके फर्स्ट टाइम काइलर इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलते हैं। वहां पे वो इन्हें बताता है कि स्पाइवी ने हमारे किसी एम्प्लॉय को कॉल किया होगा क्योंकि वो एक कॉमन नंबर है और शायद कोई उसका दोस्त होगा। ऑल्सो रही बात उस फर्म की, तो उसका बिजनेस बहुत बड़ा है और उसके ट्रक्स देश में हर जगह पे जाते हैं। तो उसने उस फर्म को सारे ट्रक ड्राइवर्स के बेल की जिम्मेदारी दी है ताकि उसके बिजनेस एंड डिलीवरीज में कोई भी इशू ना आए। ऑल्सो वो गलत इल्जाम लगाने के लिए फिनले को धमका रहा था और बोल रहा था कि मैंने इस शहर को पिछले 5 साल में बुरे से अच्छा बनाया है, तो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। पर फिनले उसे अरेस्ट करने की धमकी देके वहां से चला जाता है। ऑल्सो यहाँ पे रिचर ने एक बात नोटिस की थी कि काइलर इंडस्ट्रीज में काफी सारा जानवरों का चारा लाया जा रहा था और इतनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि काइलर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बिजनेस नहीं करती थी। यहाँ पे फिनले ने मिस्टर काइलर को धमकी दी थी। ऑल्सो मिस्टर काइलर अगर कुछ गलत कर रहा होगा तो वो सतर्क हो गया होगा, इसीलिए अब फिनले को भी अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, ऐसा रिचर सुझाव देता है।
बिकॉज जो कोई भी ये है वो किसी की भी जान आराम से ले सकता है। रात को फिनले उस बैंक के मालिक से मिलता है जहाँ पे हबल काम करता था, वो भी एज ए बैंक मैनेजर। तो उसे पता चलता है कि हबल ने तो 1 साल पहले ही बैंकर की जॉब छोड़ दी थी, यानी वो पक्का 1 साल से सबको झूठ बोल के कुछ गलत लोगों के साथ काम कर रहा था। अल्सो रिचर्ड अगेन उस बार में जाता है जहाँ पहली बार स्पाइवी ने उससे मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे पकड़ सके। तो वहां पे स्पाइवी के बारे में वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि स्पाइवी तो कुछ दिनों पहले ही कुछ स्पेनिश लोगों के साथ चला गया है। तो जब रिचर्ड बार से बाहर निकलता है वो देखता है कि शायद वही 2 स्पेनिश बंदे उसका पीछा कर रहे हैं। तो रिचर्ड अपने कार के पीछे उन्हें एक सुनसान जगह पे ले जाता है एंड जो गन रॉस्को ने उसे दी थी, यानी कि वो डेजर्ट ईगल गन, उससे वो उन दोनों स्पेनिश बंदों को मार देता है। एंड देन जब वो कार को चेक करता है तो स्पाइवी की लाश उसे कार के डिक्की में मिलती है, यानी स्पाइवी अब मर चुका था। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम रिचर्ड को देख पाते हैं जो स्पाइवी और बाकी 2 लोगों को उसने जो मारा था उनकी लाशों को डिक्की में भर के वो फिनले से मिलता है, जहां फिनले को एक जली हुई गाड़ी एक सुनसान जगह पे पड़ी मिली थी और इन्हें शक था कि शायद ये गाड़ी जो रिचर्ड लेके आया होगा। तो ये गाड़ी का रजिस्टर नंबर वो चेक करने के लिए भेज देते हैं, वो भी उस FBI एजेंट को। जी हाँ, वही FBI एजेंट जिसने हबल की वाइफ एंड बच्चियों को छुपा के रखा हुआ था। देन रिचर्ड एंड रॉस्को लाशों से भरे कार को एयरपोर्ट पे चालाकी से छुपा के एक होटल में कमरा लेते हैं। यहाँ पे इन्हें मॉलीबेथ का कॉल आता है कि उसने सारे जो रिचर्ड के केस फाइल को प्रिंट कर लिया है और वो अगले दिन उनसे मिलने के लिए वहां पर आ रही है। और वो ये भी बोलती है कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे आके मिलो। रिचर्ड मॉलीबेथ को दिलासा देता है एंड बाद में रॉस्को एंड रिचर्ड इंटीमेट होते हैं। अगले दिन रॉस्को एंड रिचर्ड उस ट्रक ड्राइवर पीट जॉबलिन के पेरेंट्स से मिलते हैं, वही पीट जॉबलिन जिसकी लाश जो रिचर्ड के साथ मिली थी। ये दोनों पीट के मरने की खबर इन्हें नहीं देते हैं, बल्कि एक झूठे छोटे से केस का बहाना बना के वो पीट जॉबलिन का एड्रेस इनसे ले लेते हैं जहाँ पे वो अपने बीवी के साथ रहता था। दूसरी तरफ मिस्टर काइलर का चमचा मेयर को ये पता चल जाता है कि फिनले एंड रिचर्ड ने मिस्टर काइलर को धमकी दी है, तो वो फिनले को बहुत सुनाता है। देन फिनले को उसी FBI एजेंट का कॉल आता है जिसके घर पे हबल की वाइफ एंड बच्चे छुपे हुए थे। वो बोलता है कि मैंने उस गाड़ी का पता लगा लिया है जो तुम्हें जली हुई मिली थी। तो वो बोलता है कि मुझे तुम एक पते पर आके मिलो और वो कोऑर्डिनेट्स इन्हें सेंड कर देता है। दूसरी तरफ रिचर्ड एंड रॉस्को पीट जॉबलिन के वाइफ से मिलते हैं। तो पीट जॉबलिन की वाइफ बोलती है कि मेरा पति कुछ गैर कानूनी काम करता था और शायद उसने अपने मालिक का कोई सामान चुराया था, जिसकी वजह से उसने ये आलीशान घर लिया, एक गाड़ी ली और मजे किए, और शायद इसीलिए ही उसके मालिक ने उसे मारा है, ऐसा उसे शक है। देन ये दोनों फिनले से बात करते हैं और फिनले इन्हें बता देता है जहाँ पे इनसे मिलने के लिए वो FBI एजेंट आने वाला था। अब वो FBI एजेंट इनसे आके मिलता है और वो इन्हें कार की डिटेल्स देता है और वो ये बात कंफर्म करता है कि ये कार जो रिचर्ड की ही थी और वो इस कार के साथ एक मोटेल में रुका हुआ था। अब जैसे ही इन्हें उस मोटेल के बारे में पता चलता है, ये दोनों उस मोटेल में जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि जो ने कुछ सामान पीछे छोड़ा हुआ था और अभी 20 मिनट पहले ही एक आदमी जो का सामान लेके यहाँ से गया है और वो एक स्पेनिश बंदा था। अब जैसे ही इन्हें पता चलता है कि सामान ले जाने वाला बंदा स्पेनिश था, तो ये लोग समझ जाते हैं कि दुश्मन यहाँ पर भी पहुंच चुका है। ये दोनों मोटेल से बाहर आते हैं और इन्हें डस्टबिन में एक सूट पड़ा हुआ मिलता है जिसके अंदर एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा था जॉबलिन का गराज एंड काइलर की फाइल। अब ये लोग जॉबलिन का गराज तो चेक कर चुके थे बट इन्हें काइलर की फाइल नहीं मिली थी। अब ये लोग उस चिट्ठी को कुछ समझ पाते उससे पहले ही इन पे अटैक हो जाता है एंड रिचर्ड एंड रॉस्को बड़े मुश्किल से इन लोगों को मार पाते हैं और वापस से मार्ग्रेव आने लगते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि रिचर्ड, रॉस्को एंड फिनले तीनों भी सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे थे, तो दुश्मनों को कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ पर मिलेंगे। तो इन्हें लगता है कि जब FBI एजेंट ने पुलिस स्टेशन फिनले को कॉल किया था तो पुलिस ऑफिसर स्टीवनसन ने इनकी फोन पर की हुई बात को सुन लिया होगा और उसने शायद काइलर को ये बता दिया होगा कि ये लोग कहाँ पर जाने वाले हैं और इसीलिए उन पे उस समय हमला हुआ। अब ये लोग एक जगह पे मिलके उस चिट्ठी को डिकोड कर रहे थे और रिचर्ड बोलता है कि इस चिट्ठी में कुछ कोड लैंग्वेज में नंबर्स लिखे हुए हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो ये कोड को डिकोड कर सकती है और उस व्यक्ति का नाम था नीली।
असल में नीली जो थी वो पहले रीचर के लिए काम करती थी उसके स्पेशल यूनिट में। और गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब रीचर इन कोड्स को डिकोड करने के लिए नीली को दे देता है और रीचर रॉस्को एंड फिनले मॉलीबेथ से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। पर यहाँ पे भी मॉलीबेथ पर हमला होता है एंड उसे भी जान से मार दिया जाता है किसी अनजान शख्स के द्वारा। यानी अभी भी कोई था जो रीचर से 2 कदम आगे चल रहा था एंड उसके हर चाल पे नजर रख रहा था। यानी गाइस यहाँ पर गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक से हमें ये नहीं पता है कि जो रीचर एंड ट्रक ड्राइवर को किसने मारा और वो भी क्यों मारा। also यहाँ पर यह भी नहीं पता चला है कि जो रीचर किस केस पे काम कर रहा था, क्योंकि मॉलीबेथ जिसे ये पता था उसे रेलवे स्टेशन पे किसी ने मार दिया। also रीचर के हिसाब से उसका भाई जो रीचर फेक नोट बनाने वाले केस पे काम कर रहा था, तो उस केस में हबल का क्या कनेक्शन है। वो तो 1 साल पहले ही बैंक की नौकरी छोड़ चुका था। also हबल भी अभी तक गायब है। देन एक और मिस्ट्री ये है कि ऐसा कौन है जो रीचर के सोच से पहले ही किसी भी जगह पे पहुंच के सबूत को मिटा रहा है और लोगों को मारे जा रहा है। एंड काइलर इंडस्ट्रीज एंड उसके मालिक का इन सारे चीजों में क्या कनेक्शन है। अब गाइज ये सब तो हमें आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, वो भी आने वाले एपिसोड्स में। अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे रीचर हबल के घर जाके उसकी रोल्स रॉयस कार लेता है और वो पुलिस स्टेशन आते समय रास्ते में रुक के देखता है कि काइलर इंडस्ट्रीज के जमीन पे काफी कम गाय खड़े थे और उसके मुकाबले काइलर काफी ज्यादा जानवरों का चारा मंगवाता है, तो इसमें पक्का जरूर कुछ गड़बड़ है। देन जब रीचर पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि काइलर जूनियर ने रॉस्को की कार पर पेंट से गाली लिखी थी जस्ट बिकॉज रॉस्को एंड रीचर काफी क्लोज आ गए थे एंड काइलर जूनियर रॉस्को को पसंद करता था। ये देख के रीचर को गुस्सा आता है और वो उस कैफे में जाता है जहाँ पे काइलर बैठा हुआ था एंड वो काइलर जूनियर की अच्छे से धुलाई करता है। जब तक मिस्टर काइलर रॉस्को एंड फिनले वहां पर पहुंच पाते तब तक जूनियर मार खा चुका था और ये देख के शहर के जो लोग थे वो रीचर पर और भी गुस्सा हो जाते हैं। देन तभी मेयर टील का रॉस्को को कॉल आता है और उसने रॉस्को को जॉब से निकाल दिया था और इसके पीछे भी काइलर के पैसों के पावर का हाथ था। रॉस्को भले ही अब पुलिस वाली नहीं थी बट स्टिल वो इस केस पे काम करने वाली थी। तो ये लोग अगेन उस चिट्ठी पे फोकस करते हैं। उस चिट्ठी में कुछ कोड थे जिसके बारे में रीचर की पुरानी टीम मेंबर नीली पता लगा रही थी। जॉबलिन के गराज के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था बट जब ये लोग उसके गराज में गए थे तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। तो उस चिट्ठी में एक और बात लिखी हुई थी, ग्रे की फाइल्स। अब गाइस ग्रे वही है जिन्होंने रॉस्को के पेरेंट्स गुजर जाने के बाद रॉस्को का ख्याल रखा था। रॉस्को बोलती है कि ग्रे के मरने से 1 साल पहले उसे उन्होंने एक डेजर्ट ईगल गन दी थी जिसे अब रीचर यूज कर रहा है और इसके अलावा उनके पास रॉस्को की कोई भी फाइल नहीं मिली थी। तो रीचर रॉस्को के घर जाता है एंड उस डेजर्ट ईगल गन के बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे एक चाबी मिलती है। रॉस्को बोलती है कि ग्रे के सर पे कुछ ज्यादा बाल नहीं थे बट स्टिल वो शहर के बार्बर यानी कि मूजली के पास हफ्ते में 2 से 3 बार जाते थे। तो यही क्लू था। जब फिनले, रॉस्को एंड रीचर तीनों भी मूजली के शॉप पे जाते हैं तो वो बताता है कि ग्रे ने उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स संभाल कर रखने के लिए दिया था और ग्रे उस समय किसी केस पे काम कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि इसके बारे में एक दिन रॉस्को पूछते हुए जरूर आएगी। यानी गाइस रीचर का भाई जो रीचर बहुत सालों से इस केस पे काम कर रहा होगा और वो इस शहर के पुराने ऑफिसर ग्रे के साथ मिलके काम कर रहा था और शायद वो इतना करीब था उस केस को सॉल्व करने के कि उसे उसकी जान गंवानी पड़ी। मूजली जब इन्हें वो बॉक्स देता है उसमें बहुत सारी फाइल्स थी। एक फाइल में रीचर देखता है कि काइलर के पास 116 गाय है और उसे ये नंबर अजीब लग रहा था बिकॉज जॉर्जिया के लॉ के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास 120 से ज्यादा गाय होंगी तो उन्हें इसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा और वो फार्म कमर्शियल करना पड़ेगा। बट शायद अपने इस फार्म को कमर्शियल करके वो सरकार की नजर में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसने 116 गाय खरीदी। यानी कि गाइस जो जानवरों का चारा इतने ज्यादा मात्रा में मंगाया जा रहा है उस चारे में जरूर कुछ इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऑल्सो ग्रे ने एक और काम किया था, उन्होंने काइलर इंडस्ट्रीज के हर एक टैक्स फाइल्स की डिटेल निकाली थी और उसके अनुसार काइलर इंडस्ट्रीज को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना मिस्टर काइलर ने चैरिटीज में डोनेट किया था। यानी यहाँ पर एक बात साफ हो गई थी कि काइलर इंडस्ट्रीज नकली नोट छापने का काम कर रही थी बट इतना सबूत काफी नहीं था उसे जेल में डालने के लिए। ऑल्सो काइलर काफी चालाक भी है बिकॉज उसने नोट छापने के लिए मार्ग्रेव इसीलिए चुना बिकॉज मार्ग्रेव से पुराने स्टेट हाईवे पास में थे। बिकॉज उसने नोट छापने के लिए मार्ग्रेव इसीलिए चुना
चुना ताकि वो पुराने स्टेट हाईवेज को यहाँ से एक्सेस करके अपने नोट्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकता था, बिकॉज इन हाईवेज पे पुलिस या अथॉरिटी का ध्यान नहीं रहता था, बिकॉज पुलिस की निगरानी भीड़ वाले इलाकों में या तो न्यू हाईवेज पे रहती थी। और इस सब का पता जो रिचर ने लगा लिया था और इसीलिए वो मारा गया। बट गाइस, यहाँ पर एक राज खुलना अभी बाकी था, और वो राज ये था कि रॉस्को का देखभाल करने वाले ग्रे ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें मारा गया था। यानी कि गाइस, धीरे धीरे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। और मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो तो एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ है। असल में 5 साल पहले काइलर नाम का एक व्यक्ति अपनी एक कंपनी मार्ग्रेव जैसे छोटे शहर में खोलता है, जिस शहर में सिर्फ 1700 लोग रहते थे। और वो वहाँ पे धीरे धीरे नकली नोट छाप के अमीर होते जा रहा था, और चैरिटी के नाम पे वो उन नकली नोट्स को अपने क्लाइंट्स को दे रहा था, जिससे उसके क्लाइंट्स वर्ल्ड में इलीगल हथियार या जो चाहे वो खरीद सके। पर इस पे नजर पड़ती है रिचर के भाई जो रिचर की, और वो वहाँ के एक लोकल ऑफिसर डिटेक्टिव ग्रे के साथ मिलके काइलर इंडस्ट्रीज पर रिसर्च करने लगता है। और वो केस सॉल्व करने के करीब था, पर काइलर इंडस्ट्रीज में से कोई अपनी पहली हत्या को अंजाम देता है, और वो हत्या की गई थी ग्रे की। ग्रे की मौत 1 साल पहले हुई थी, और तब से जो रिचर अकेला ही ऑपरेट कर रहा था। और उसे पता चलता है हबल के बारे में, जो एक बैंकर था, पर समहाउ उसे फंसा के मिस्टर काइलर ने अपने साथ काम करने पे मजबूर किया। अल्सो जो रिचर को ट्रक ड्राइवर जॉबलिन के बारे में भी पता चलता है, जो शायद नोट्स की डिलीवरीज करता था। पर शायद काइलर को जो के बारे में पता चल गया था, एंड उसने जो के साथ ट्रक ड्राइवर को भी मरवा दिया। साथ में उन्होंने हबल को भी गायब करवाया। इन सारे गुनाहों को अंजाम देने के लिए काइलर का साथ दिया था चीफ ऑफ पुलिस मॉरिस ने। और जब चीफ ऑफ पुलिस मॉरिस का काम हो गया, काइलर ने उसे भी मार के दीवार पे टांग दिया। और अब ये सब डॉट्स जुड़ जाने के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं था रिचर, रॉस्को एंड फिनले के पास कि वो काइलर को पकड़ सके। आगे क्या करना है ये लोग सोच ही रहे थे कि तभी रिचर को नीली का कॉल आता है, और वो बोलती है कि जो कोर्स उसे मिले थे उसके बारे में उसने पता लगा लिया है, और वो उसे मिलके ये सब कुछ बताएगी। तो रिचर जाके नीली से मिलता है, और नीली बताती है कि उन कोर्स में JW लिखा हुआ था, जिसका मीनिंग है जिमी विल्क्स, जो एक EPA इन्वेस्टिगेटर था, और वो बंदा भी जो के साथ काम कर रहा था। अल्सो उसे भी सेम वैसे ही मारा गया था जैसे जो को मारा था। पहले उसे गोली मारी, देन उसे पीटा गया, और बाद में ढक दिया गया। और जब FBI वहां पर आई, उन्होंने केस ये बोल के बंद कर दिया कि ये हत्या चोरी की वजह से हुई है, जबकि वहां पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। नीली बोलती है कि ओकॉइन नाम का एक पुलिस वाला है जो FBI के आने से पहले जिमी विल्क्स का केस हैंडल कर रहा था, और उसके साथ नीली ने बात कर ली थी। और ओकॉइन, रिचर एंड उसे एक खबरी से मिलाने वाला था जो इस केस को लीड देगा। अल्सो दूसरी तरफ रॉस्को मुर्दाघर जाती है, जहाँ पे वो मरे हुए ग्रे के सर पे जो जख्म था उसे देखती है। तो उस जख्म का पैटर्न एक डायमंड के शेप में था। और गाइस, डायमंड की छड़ी पूरे शहर में सिर्फ एक ही बंदा यूज करता था, और वो था मेयर टिल। यानी बात साफ थी कि मेयर टिल ने ही ग्रे को जान से मारा था। और रॉस्को को ये बताया गया था कि जब ग्रे फांसी ले रहे थे तो उन्होंने काफी शराब पी रखी थी, और वो गिर गए थे, इसीलिए उनके सिर पे चोट लगी थी। अब जैसे ही रॉस्को को ये पता चलता है, रॉस्को गुस्से में पुलिस स्टेशन जाती है और मेयर टिल को एक घूसा मारती है। दूसरी तरफ रिचर एंड नीली एक नदी के पास जाते हैं जो चेस्टर नाम के शहर में था, और वहां पे इन्हें एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जिस कंपनी का नाम था क्लैरन केमिकल, जिसके केमिकल्स ने इस नदी को नष्ट कर दिया था। और इस क्लैरन केमिकल की एक पेरेंट कंपनी थी, और वो पेरेंट कंपनी कोई और नहीं बल्कि काइलर इंडस्ट्रीज थी, जो यहाँ से इस शहर का पूरा फायदा वसूल करके मार्ग्रेव में शिफ्ट हुई थी। और तो और वो जो EPA ऑपरेटर जिमी विल्क्स था, वो ये नदी गंदी क्यों हो रही है इसके लिए सबसे पहले काइलर इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ा था। देन रिचर एंड नीली ऑफिसर ओकॉइन से जाके मिलते हैं। ऑफिसर ओकॉइन अपने एक दोस्त ऑफिसर के साथ इन्हें खबरी के पास ले जा रहा था। ये लोग खबरी से मिलते हैं तो वो बोलता है कि एक बंदा है जिसका नाम है वाइकिंग, जो पुलिस वालों को मारने में फेमस है, और शायद मार्ग्रेव में जितने भी खून हुए हैं वो उसी ने ही किए होंगे। और जब ये लोग कार में थे और वापस जा रहे थे, तब हमें पता चलता है कि ऑफिसर ओकॉइन के साथ वाला जो ऑफिसर था, उसे रिचर एंड नीली को किसी ने मारने के लिए भेजा था। तो वो ऑफिसर ओकॉइन को मार के कार को नदी में डाल देता है, और रिचर एंड नीली उस ऑफिसर को मार के बच निकलते हैं। और अब इन्हें बस ढूंढना था वाइकिंग को। दूसरी तरफ फिनले का काम था रॉस्को को कहीं पे छुपाना, बिकॉज उसने मेयर पे हमला किया था। और अब
शायद से रॉस्को पर अरेस्ट वारंट इशू करने वाले थे, पर उसके लिए अभी टाइम लगने वाला था। तो रॉस्को जाने वाली थी FBI एजेंट के पास, जहाँ पे हबल की वाइफ एंड बच्चे छुपे हुए थे। अल्सो वो FBI एजेंट भी इनका ध्यान रख के थक गया था, तो रॉस्को वहाँ पर जाने लगती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि रिचर्ड एंड नीली दूसरे शहर में थे और अभी अभी वो दोनों भी हमले से बच निकले थे। और रॉस्को जो थी वो छुपने के लिए FBI एजेंट के हाइडआउट पे गई थी, ताकि वो हबल की बीवी एंड बच्चों के साथ रह सके। तो फिनले अकेला बचा था और वो काइलर इंडस्ट्रीज में अकेला ही रात को घुसता है, ताकि वो ये पता कर सके कि वहां पर सच में नोट छापी जा रही है या नहीं। पर यहाँ पे एक शॉकिंग चीज होती है। फिनले देखता है कि किसी ने काइलर इंडस्ट्रीज के मालिक यानी कि मिस्टर काइलर को पहले ही जान से मार दिया है और उसकी लाश पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। यानी सारी स्टोरी यहाँ पर पलट गई थी कि मिस्टर काइलर ही ये सब कुछ कर रहा है, पर उसी को किसी ने मार दिया। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। फिनले रिचर से मिलके मिस्टर काइलर का फोटो दिखाता है, पर रिचर अब भी बोलता है कि मिस्टर काइलर ने पिछले सारे गुनाहों को लीड किया था, पर अब लीडरशिप चेंज हो चुकी है, पर काम अभी भी चल रहा है। यानी कि भले ही लीडरशिप अभी चेंज हो चुकी थी, पर मिस्टर काइलर ने पहले सारे गुनाहों को अंजाम दिया था, या तो वो उसमें शामिल था, ये तो बात पक्की थी। देन फिनले को तभी पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है मिस्टर काइलर के मौत की। तो वो पुलिस स्टेशन जाके ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे ये पता ही नहीं था। तभी वहां पर काइलर जूनियर आता है, जो फिनले पे गुस्सा था कि तुमने मेरे पिता पे शक किया था, पर उन्हें ही किसी ने मार दिया, यानी कि वो बेकसूर थे। देन इसके बाद दो जगह पे ड्रामा होता है। एक जगह पे जहाँ पे रॉस्को हबल की बीवी बच्चों के साथ थी, वहां पे दो हत्यारे इन पे हमला करते हैं। तो रॉस्को किसी तरह उन हत्यारों को मार के हबल के परिवार के साथ एक होटल में जाके रुकती है एंड FBI एजेंट को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। और दूसरी तरफ रिचर एंड फिनले एक भाड़े की कार में काइलर इंडस्ट्रीज पे नजर रख रहे थे, और तब काइलर जूनियर का भाई एक कंटेनर को डिलीवर करने के लिए निकलता है। ये दोनों पूरी रात उसका पीछा करते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग वो बंदा एक मोटेल में रुकता है। तो रिचर जब उस कंटेनर को चेक करता है, वो कंटेनर खाली था, यानी कि इनकी मेहनत वेस्ट गई थी और इन्हें लग रहा था कि काइलर जूनियर का जो भाई है वो नकली नोटों को डिलीवर करने जा रहा है। देन रिचर को दो प्रोफेसर्स के बारे में पता चला था, जो प्रोफेसर जो रिचर के साथ काम करते थे, और ये दोनों काउंटरफिटिंग एक्सपर्ट्स थे पूरे देश में, और सिर्फ यही थे जिनकी मदद से जो ने देश के पूरे काउंटरफिटिंग नेटवर्क को रोक लिया था। तो रिचर एक प्रोफेसर को कॉल करता है, तो जवाब आता है कि थोड़ी देर पहले उनकी किसी ने हत्या कर दी। यानी कि गाइस जो हत्यारे थे वो इन प्रोफेसर्स तक भी अब पहुंच चुके थे। तो रिचर दूसरे प्रोफेसर कस्टिलियो से न्यूयॉर्क जाके मिलता है, जहाँ पे वो प्रोफेसर रिचर को सुपर बिल के बारे में बताती है, जो एग्जैक्ट कॉपी होता है असली नोट का, और जो रिचर को इसी सुपर बिल के बारे में पता चला था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि जो रिचर ने अपने दिमाग से ऐसा नेटवर्क बनाया था जिसकी मदद से उसने पूरी US में सिर्फ एक कंपनी को नोट रखने की परमिशन दी थी, और उसकी सिक्योरिटी वर्ल्ड की किसी भी जेल से ज्यादा थी। बट स्टिल कोई था जो नोट्स को छापे जा रहा था, जबकि उन नोट छापने के पेपर को मिलना बहुत मुश्किल था। और जो रिचर का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो ये पता लगा सके कि नोट्स कैसे छापे जा रहे हैं। अब रिचर प्रोफेसर से मिलके बाहर आया ही था कि उसका पीछा एक बंदा करने लगता है। तो रिचर उसकी अच्छे से धुलाई करके उसे जान से मार देता है, और हमेशा की तरह वो घोस्ट बन के गायब हो जाता है। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम मार्ग्रेव के एक ऑफिसर स्टीवनसन को देख पाते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ था। पर तभी वहां पे 3 व्हाइट सूट पहने हुए लोग आते हैं, एंड आगे आपको पता ही होगा कि जब 3 व्हाइट सूट वाले बंदे आते हैं तो विक्टिम के साथ क्या होता है। सीन कट होता है एंड रिचर मार्ग्रेव वापस आता है एंड फिनले उसे पिक करके दोनों भी मिस्टर काइलर के फ्यूनरल पे जाते हैं। देन जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्हें स्टीवनसन एंड उसके वाइफ के मरने की खबर मिलती है, और जब वो वहां पर जाके देखते हैं तो स्टीवनसन और उसकी वाइफ को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। और गाइस यहाँ पर एक शॉकिंग बात हमें पता चलती है कि स्टीवनसन गुनहगारों से शुरुआत से मिला हुआ था ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन था। बेचारा दोनों के बीच में फंस गया, बिकॉज फिनले एंड रिचर को लग रहा था कि स्टीवनसन गुनहगारों से मिला हुआ है, एंड गुनहगारों को लग रहा था कि वो फिनले एंड रिचर के साथ है, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। वो उससे शायद ये उगलवाना चाहते थे कि हबल की फैमिली इस वक्त कहाँ पर है, या तो वो ये पता करना चाहते थे कि पिछले कुछ दिनों से रिचर गायब था तो वो कहाँ पर है। तभी वहां पर मेयर आता है एंड वो फिनले को भी काम से निकाल देता है, ये बोल के कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जबकि मेयर खुद क्रिमिनल था। यानी कि पहले रॉस्को की नौकरी गई थी और अब फिनले की भी, तो दोनों भी अब पुलिस वाले नहीं थे। देन रिचर
यहाँ पर एक चाल खेलता है। वो ऑफिसर बेकर को झूठ बोलता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, एंड उसे अपने दोस्त फिनले पे ही शक है कि शायद वो गुनहगारों से मिला हुआ है ताकि बेकर कोई गलती करे एंड गुनहगारों से जाके मिले। या तो रिचर बेकर के जरिए गुनहगारों को कुछ मैसेज देना चाहता था। देन वो बेकर को ये बताता है कि वो आज रात को हबल के घर पर जाने वाला है और वहां पर वो उसके घर में सबूत ढूंढेगा ताकि वो फिनले को जेल में डाल सके। रिचर यहाँ पर ये चाहता था कि बेकर ये न्यूज काइलर जूनियर तक पहुंचाए और शायद कोई हत्यारे उसे मारने के लिए वहां पर आए और ये कंफर्म हो जाए कि अभी न्यू लीडरशिप काइलर जूनियर के पास गई है। और रिचर तैयारी करता है शिकार की। वो एक शॉप से गन्स एंड गियर्स खरीदता है और हबल के घर पे वो शिकारी बन के तैयार था। कुछ ही समय में 3 व्हाइट सूट में बंदे वहां पर आते हैं एंड उनमें से एक बंदा था काइलर जूनियर का भाई। अब यहाँ पर काफी एक्शन होता है एंड रिचर काफी जख्मी भी होता है, बट एट द एंड वो काइलर जूनियर के भाई को पूल में मार देता है। और काइलर जूनियर का भाई उसे मारने के लिए यहाँ पर आया था। इस बात से ये साफ हो गया था कि काइलर जूनियर ही न्यू लीडर है। देन रिचर रॉस्को को कॉल करता है एंड उसे एक बात समझ आई थी कि काइलर इंडस्ट्रीज नोट को कैसे छापती है। इवन जो रिचर ने सारे पेपर सप्लाई को बंद किया था, और वो ये था कि यूएस के सारे नोट्स एक ही साइज के होते हैं, $1 का हो या फिर $100 का। तो काइलर इंडस्ट्रीज में $1 के बिल्स को केमिकल में डुबो के प्लेन व्हाइट बनाया जाता था एंड उस पे $100 की प्रिंट करवाई जाती थी, यानी कि एक सुपर बिल। और इसीलिए चेस्टर में भी केमिकल्स की वजह से वो नदी खराब हुई थी, क्योंकि चेस्टर में भी काइलर इंडस्ट्रीज नोट्स को छापा करती थी और सारे केमिकल्स के पानी को उस नदी में डाल दिया करती थी। एंड हबल जो था उसका काम था $1 के नोट्स को उन कंपनी से लेना जो कंपनी टैक्स बचाना चाहती थी, और था तो वो एक बैंकर ही, तो उसके काफी कनेक्शंस थे। अब सारी गुत्थी सुलझ गई थी, पर तभी फिनले पे भी हमला होता है और वो भी किसी तरह वहां से बच निकलता है। अल्सो वो जो ट्रक ड्राइवर था जॉबलिन, उसके पेरेंट्स के गराज में भी काफी सारे पैसे अगले दिन रिचर एंड फिनले को मिलते हैं, जो पैसे जॉबलिन ने काइलर से चुराए थे और इसीलिए काइलर ने उसे मरवा दिया था। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था एंड अब टाइम था काइलर इंडस्ट्रीज में जाके सब कुछ खत्म करना, बिकॉज इस सब के पीछे मिस्टर काइलर के साथ साथ उसका बेटा काइलर जूनियर भी था, जिसने सारे लोगों को मारने का काम किया था अपने डैड के अंडर रह के। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एंड हम एफबीआई एजेंट को देखते हैं जो रिचर एंड फिनले को बहाने से पकड़ के काइलर जूनियर एंड मेयर के पास ले आता है। यानी एफबीआई एजेंट शुरुआत से ही काइलर इंडस्ट्रीज से मिला हुआ था और उसने ही रॉस्को एंड हबल की फैमिली का पता इन्हें बता दिया था, जिसकी वजह से काइलर जूनियर ने रॉस्को एंड हबल के परिवार को किडनैप कर लिया था। और अब काइलर जूनियर कहता है कि वाइकिंग कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, और मैंने ही अब तक सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि मैंने अपने पिता मिस्टर काइलर को भी मारा। और अब वो आगे कहता है कि काइलर जूनियर कहीं पर गायब हो चुका है और उसे मारना है। हम लोग हबल, रॉस्को, रिचर एंड फिनले को सबको एक साथ अगली सुबह उसके फैक्ट्री में मारेंगे। और वो रिचर को एक टास्क देता है कि वो अपने एनालाइजिंग स्किल्स से हबल को ढूंढ के उसके पास ले आए एंड इसके बदले में वो हबल के परिवार को छोड़ देगा, बट बाकी सब लोगों को मार देगा। और अगर रिचर ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सबसे पहले हबल की वाइफ एंड उसके बच्चों को ही मारेगा। तो मजबूरन रिचर को इनकी बात माननी पड़ती है। फिनले को भी जेल में पकड़ लिया जाता है एंड एफबीआई एजेंट पूरे समय गन तान के रिचर के साथ रहने वाला था। रिचर एनालाइज करके एक जगह जाने लगता है और उसके हिसाब से हबल अगस्टा नाम के एक शहर में छुपा था। तो रिचर एंड एफबीआई एजेंट वहां पर जाने लगते हैं एंड रिचर एक जगह पे रुक के एफबीआई एजेंट को गोली से जख्मी करके वहां से भाग निकलता है। देन रिचर हबल को एक मोटेल से ढूंढ के काइलर इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जेल में फिनले की धुलाई हो रही थी एंड फैक्ट्री में रॉस्को को मारने की धमकी दी जा रही थी। तभी रिचर जेल में बेकर को मार के फिनले को छुड़ा लेता है। यानी कि अब रेस्क्यू करना बाकी था सिर्फ रॉस्को एंड हबल के फैमिली को। और टू बी सरप्राइज यहाँ पे इन्हें ज्वाइन करती है रिचर की पुरानी टीम मेंबर जिसका नाम था नीली। और ये लोग पुलिस स्टेशन से गन्स एंड काफी हथियार लेके जाते हैं मूजली के बार्बर शॉप में। एंड हबल जो उस फैक्ट्री में कई बार जा चुका था, वो इन्हें उस फैक्ट्री के नक्शे को समझाता है। और जैसे ही ये लोग उस नक्शे को समझ लेते हैं, सब लोग तैयार थे फैक्ट्री में जाने के लिए। और गाइस यहाँ से काफी एक्शन शुरू होता है। रिचर इनके नकली नोट्स को आग लगा देता है। सून ये लोग रॉस्को एंड हबल की फैमिली को बचा लेते हैं। देन एफबीआई एजेंट एंड फिनले में फाइट होती है एंड फिनले उसे मार देता है। देन रॉस्को मेयर को मार देती है एंड बदला लेती है ग्रे की मौत का।
जिन्हें मेयर ने पास्ट में मारा था। और रीचर एंड जूनियर में भी फाइट होती है एंड रीचर जूनियर को बड़े ही आसानी से मार के आग में ढकेल देता है और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। पर सब लोग बच गए थे एंड फाइनली सब खत्म हो गया था। यानी कि हबल सुरक्षित था, उसका परिवार सुरक्षित था और तो और फिनले एंड रॉस्को भी सुरक्षित थे। अगले दिन रीचर मार्ग्रेव से जा रहा था और वो जाते समय अपने भाई जो रीचर की पुरानी बातों को याद करता है। जब जो एंड जैक दोनों भी रीचर भाई अपने मॉम से मिलने गए थे और उनकी मौत हो गई थी और वही आखिरी मुलाकात थी दोनों भी भाइयों में। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रीचर आखिरी बार रॉस्को एंड फिनले से मिलता है और वो निकल पड़ता है अपने अगले सफर पर किसी और शहर की तरफ। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है और ये सीरीज भी अब अगले सीजन 2 में एक न्यू एडवेंचर है। तो दोस्तों ये थी रीचर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको रीचर सीजन 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।